नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की खास खबरें। चीन में अतिरिक्त स्टिमुलस की उम्मीद में एशिया बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार। निकाई 100 पॉइंट चढ़ा, कॉस्पी में आधे % की बढ़त और एसजेएक्स निफ्टी 22 अंक बढ़कर 8600 के करीब। अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, डाउ में 260 अंकों से ज्यादा की बढ़त, नैस्डैक और S&P करीब 1.25% चढ़कर बंद। निवेशकों की इकोनॉमिक डेटा पर रहेगी नजर। और अमेरिकी तेल भंडार में उत्पादन बढ़ने की आशंका में कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन दिखी गिरावट। NYMEX पर भाव $49, ब्रेंट क्रूड $56 के नीचे फिसला। The turnover of this industry at the moment, at the present rate, is approximately 2 lakh crores. When it is 2 lakh crores, 5,000 crores is not much. टेलीकॉम सेक्रेटरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, ऊंचे स्पेक्ट्रम नीलामी की दलील देकर कॉल दरें बढ़ाना होगा गलत। कहा, टेलीकॉम कंपनियों को बैंकों से मिलेगा आसानी से कर्ज। नई कंपनियों के लिए रकम जुटाना होगा आसान। मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव। HNIs और इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से रकम जुटाने पर जारी किया डिस्कशन पेपर। और आज से शुरू हो रहे हैं CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2015 के नॉमिनेशन के लिए एनरोलमेंट। इस बार अवार्ड है और भी खास क्योंकि यह है रियल एस्टेट अवार्ड का 10वां साल। तो आज दिन भर मनाइए रियल एस्टेट डे हमारे साथ CNBC आवाज पर। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय बाजारों के लिए संकेत कैसे बनते हुए दिखाई दे रहे। कल का दिन एकदम चुस्ती का था, फिर से जमकर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। 8492 पर निफ्टी की समाप्ति देखने को मिली और आज SGX संकेत दे रहा है कि हम रुक करेंगे यहां से और भी बढ़त की और 8600 पर अब सबकी नजरें बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी संकेत काफी स्ट्रांग है। अमेरिकी बाजारों में अच्छी खरीदारी, एशियन मार्केट भी एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं। हमारे साथ है आशीष वर्मा डिटेल में बताने के लिए कि इंटरनेशनल क्यूज इतने पॉजिटिव क्यों है। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपने हाईलाइट कर दिया, एक और दिन था पॉजिटिव क्यूज का। इनफैक्ट बैक टू बैक कहना चाहिए, एक ऐसा दिन है पॉजिटिव क्यूज का जो पिछले एक महीने में अमेरिकन मार्केट्स ने नहीं डिलीवर करा है। अमेरिकन मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। डाउ में इनफैक्ट 250 अंक से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली और हमारे बाजारों की तरह अगर इंटरडे चार्ट देखेंगे आप तो गैप अप के साथ वहां के मार्केट्स खुले और दिन के हाईज के आसपास जाके क्लोज हुए। वो सस्टेन करते हुए नजर आए उस गैप अप को। कई सारे फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं इस समय इक्विटी मार्केट्स को, अमेरिकन मार्केट्स को। एक तो एशिया से जो इंकरेजिंग टॉक्स हैं, स्टिमुलस आने की बात करी जा रही है, जो कमजोर इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो इंकरेज कर रहा है इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह से गिर रही हैं, कहा जा रहा है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वहां पे सैंक्शंस खत्म होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है कि ईरान से एक्सेस ऑयल सप्लाई होने वाला है। ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट्स में वहां के एनर्जी शेयर्स यूएस में सबसे ज्यादा लीड कर रहे थे, वहां पे तगड़ी खरीदारी देखने को मिली। इसके चलते मिडिल ईस्ट में टेंशंस ईज होने की बात हो रही, तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कम हो रहे हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और फाइनली आपको याद होगा कल बड़ी अटकलें थी, खबरें थी कि कई सारे मर्जर टॉक्स यूएस में शुरू हो चुके हैं। खासतौर पर कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अनाउंस कर रही हैं डील्स। मर्जर एक्टिविटी आमतौर पे कहा जाता है कैटलिस्ट होता है जब बाजार एक्सपेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्गर कैपिटल मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये सजेस्ट करता है कि कॉर्पोरेट्स इस समय अब बार्गेन हंटिंग कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बाजार का बढ़ रहा है। तो ये 3-4 फैक्टर्स थे जिसके चलते हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे पॉजिटिव मूव्स। इनफैक्ट यूरोप में भी हमने देखा सिग्निफिकेंट गेन्स आते हुए, आधे से 2% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स यूरोप में देखने को मिले। डैक्स यानी कि जर्मनी का मार्केट तो ऑलमोस्ट 2% की तेजी दिखा रहा था और यहां पे भी दिन भर हमने देखा सेशन के दौरान गेन्स एक्सटेंड होते हुए नजर आए और फाइनली यूरोपियन मार्केट्स दिन के हाईज पे जाके क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट्स पे आप नजर डालिए, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट से पॉजिटिव क्यूज हैं एक्सटेंड होते हुए। और ध्यान रखिए एशिया में तो इस समय शंघाई या फिर चीन का मार्केट बड़ा ड्राइवर है। कल की ट्रेडिंग सेशन में 7 साल के हाईज पे पहुंचा था क्योंकि ओवर द वीकेंड जो चाइना के गवर्नर साहब हैं, वहां के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के जो गवर्नर साहब हैं, उनकी तरफ से जो इंडिकेशंस आए थे कि शायद फर्दर स्टिमुलस की जरूरत पड़ सकती है उस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वो पूरे एशियन मार्केट्स को तूल देती हुई। आपकी स्क्रीन पर तमाम एशियन बाजार हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं और SGX इंडिकेशन दे रहा है, SGX निफ्टी की आज फिर से भारतीय बाजारों की शुरुआत
मजबूती, मामूली मजबूती 1/4% के आसपास के अपटिक्स के साथ होती हुई नजर आएगी। तो क्यूज आज के लिए फिर से बेहतर हर्षदा। जी हाँ, बहुत शानदार क्यूज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। इसका कितना फायदा भारतीय बाजार की ट्रेड में मिलेगा? हमारे साथ है मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी लाइन पर। अनिल, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी हुई है, वायदे बाजार में फिर तेजी की पोजीशंस बनती हुई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जमकर तेजी की और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रौनक है। कितनी और बढ़त की आप उम्मीद करेंगे आज सुबह में? नहीं लगता वहां पर संपर्क टूट गया है, लेकिन अनिल सिंह भी बताएंगे कि आज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मार्केट्स में। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 85-82 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और जैसे यहां पर आशीष भी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जमकर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कल का एक क्विक रिकैप आपके लिए बता दें। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, चौतरफा खरीदारी हुई है, टेलीकॉम काउंटर्स ने परफॉर्म किया, बैंकिंग स्टॉक्स थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थी, ONGC जैसे काउंटर्स थे जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन आज क्या चौतरफा या खरीदारी का मोड और भी बढ़ेगा? अनिल सिंह भी मेरे साथ लाइन पर है। अनिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और बाजार में मूड मोमेंटम कल से काफी स्ट्रांग होता हुआ दिखा है। कल हम बात कर भी रहे थे कि कैश मार्केट के स्टॉक में फंड्स की और खासतौर से लोकल फंड्स की अच्छी खरीदारी आने की उम्मीद है, वो होता दिखा है। तो आज भी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन थोड़ी और कैश मार्केट के स्टॉक्स की खरीदारी आपको बरकरार रहेगी। आंकड़े पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं, भले ही FIs की तरफ से थोड़ी बहुत बिक वाली कैश मार्केट में हुई, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स की दमदार खरीदारी मोमेंटम बरकरार रहेगी। और कल जो 8500 के टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, अब जो सपोर्ट है बाजार के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग 8400 पर बनता हुआ दिखा है। आप ये कह सकते हैं कि बाजार में इस तरह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट होता हुआ दिखा है फुट पर उस लेवल पर, तो अपसाइड थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है और डाउन साइड रिस्क थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। इवेंचुअली इस हफ्ते फिर बाजार ऐसे में, क्योंकि 2 ही ट्रेडिंग सेशन है और लंबा वीकेंड है, हो सकता है 8550 8600 की रेंज में जाने की कोशिश करें। लोअर साइड पर अगर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 8450 के आसपास बाजार आता हुआ दिखे तो वो एक खरीदारी का मौका हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है आज दिग्गज शेयरों के बजाय कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन ज्यादा रहेगा और वहीं पर ट्रेडिंग के मौके अब भी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को देखने चाहिए। ओके, तो ट्रेड का अच्छा मौका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा और भी रौनक आने की उम्मीद। एक लंबी छुट्टी से पहले आपके लिए शायद एक तगड़ा मौका होगा तेजी की पोजीशन लेने के लिए। शुक्रिया एनालिसिस के लिए। निफ्टी में क्या ट्रेड बनेगा आज? हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव हमारे साथ है। 85-84 पर SGX निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। मनोज, निफ्टी में कितनी तेजी आ सकती है, क्या करेंगे? जी हाँ अर्षिता जी, अगर निफ्टी में देखें तो कल एक अच्छा रिवर्सल आया था। मुझे लगता है कि ये अभी भी कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, तो तेजी करके ही चले। नीचे में 8460 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 8570 और 8630 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये निफ्टी के कैश लेवल्स हैं। ओके। और इसके अलावा इन्फोसिस में बाय कर सकते हैं। अभी इसमें लास्ट 2-3 दिन का चार्ट देखें तो हाई राइज हाई लोज की फॉर्मेशन है, तो 2230 के स्टॉप लॉस से खरीदें। 2330 का एक टारगेट रहेगा। और दूसरा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में 250 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो 250 के स्टॉप लॉस से 280 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, तो अंबुजा सीमेंट में तेजी की पोजीशन मनोज सुझा रहे हैं, और साथ ही इन्फोसिस बिग बॉय जहां पर नंबर से पहले तेजी की पोजीशन पूरी और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये रहेंगे स्टॉक्स आज फोकस में। लेकिन आज CNBC आवाज पर हम मना रहे हैं रियल एस्टेट डे, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2015 के नॉमिनेशन के लिए एनरोलमेंट। इस बार अवार्ड भी होने जा रहा है कुछ खास, क्योंकि यह है रियल एस्टेट अवार्ड का 10वां साल। तो आज दिन भर रहिए CNBC आवाज के साथ और आप भी मनाइए रियल एस्टेट डे। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कौन से है वो स्टॉक्स एंड न्यूज जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। बने हुए टेलीकॉम कंपनियों ने साफ साफ कह दिया है कि स्पेक्ट्रम की ऊंची नीलामी का खामियाजा कंज्यूमर को ही उठाना पड़ेगा, यानी आने वाले दिनों में कॉल करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा होगा। मगर टेलीकॉम सचिव राकेश गर्ग का तर्क अलग है। उन्होंने CNBC TV 18 से खास बातचीत में कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की कॉल दरें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। स्पेक्ट्रम का पैसा चुकाने के लिए कंपनियां बाजार से आसानी से कर्ज उठा सकेंगी। ऐसे में दरें बढ़ाने की बात बेतुकी है। 67% of extra spectrum has been provided for the auctions. Yani the expiring licenses
they were giving approximately 35% of the spectrum. Rest of that has come as a fresh spectrum. So enough spectrum availability has been made, has been ensured in the market. So with that enough availability of the spectrum, and now much of it has been picked up. So the spectrum availability in the market will increase. And if you see the amount of the money which has come through the spectrum auction, this spectrum has been given for 20 years. And if you give it for 20 years, per annum expenditure is hardly 5,300 crores. And the turnover of this industry at the moment, at the present rate, is approximately 2 lakh crores. When it is 2 lakh crores, 5,000 crores is not much. And if you divide with the number of the minutes which are being used at the moment, the whole amount of 5,300 crores, it comes approximately 1.3 paisa per minute, which is hardly any amount. तो टेलीकॉम कंपनियों पर देखना होगा कि उनकी रणनीति क्या रहेगी, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि वो कॉल दरें बढ़ाएंगे और डेटा के लिए भी पैसे कंज्यूमर से ही लेंगे। लेकिन आज इसके अलावा कौन से दूसरे शहर आपकी नजर में होने चाहिए जहां पर खबरों का असर दिखेगा? हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम नमस्कार, बताइए। गुड मॉर्निंग। अशोक लीलैंड के साथ शुरुआत करेंगे। कंपनी लगातार अपने कुछ एसेट्स को बेच रही है अपने कर्ज को कम करने के लिए। इस बार भी कंपनी ने यही किया है। कंपनी ने अशोक लीलैंड विंड एनर्जी में 48.5% का हिस्सा अपना बेच दिया है। इसके बाद कंपनी की हिस्सेदारी अब इसमें सिर्फ 11.5% की बच गई है, जो पहले 60% पे थी। कंपनी को इस ट्रांजैक्शन से 6 करोड़ का मुनाफा हुआ है। साथ ही कंपनी ने अवीवा अशोक लीलैंड मोटर्स में भी अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दी है और इस ट्रांजैक्शन से कंपनी को लगभग $11 मिलियन का कैश रियलाइज हुआ है। जीवीके पावर के काउंटर पर नजर रखेगा। एक और आईपीओ के आने की तैयारी हो रही है, जहां पे सूत्रों के अनुसार जीवीके पावर बहुत जल्द अपने एयरपोर्ट यूनिट के आईपीओ की एप्लीकेशन फाइल करती हुई दिखाई देगी। यहां पे $250 मिलियन का ये आईपीओ होगा और जीवीके एयरपोर्ट सबसे पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर होगा जो इंडिया में लिस्ट होगा। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के काउंटर भी नजर रखेगा। वीडियोकॉन D2H बहुत जल्द अब नैस्डैक में लिस्ट होने वाली है। ये पहली इंडियन DTH प्लेयर है जो नैस्डैक में लिस्ट होगी। आज इसकी प्रेस ब्रीफिंग होगी 9 या फिर 9:30 बजे, तो इस पर खास नजर रखनी चाहिए। अरविंद लिमिटेड के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे अरविंद लिमिटेड की सब्सिडरी को एक लॉ सूट को सेटल करने के लिए, जो 2013 में फाइल हुआ था, इसको सेटल करने के लिए लगभग $32 लाख का पेमेंट करना होगा। जस्ट डायल के काउंटर पर खास नजर, यहाँ पे जबरदस्त एक फंड एक्शन हुआ है, जहां पे गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के लगभग 19 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 1,250 रुपए प्रति शेयर पर। वही टाइगर ग्लोबल, उन्होंने अपने 24 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, मतलब 3.4% का स्टेक बेच दिया है जस्ट डायल में। और आखिर में इन्फोसिस के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे CLSA का भरोसा इन्फोसिस पे बढ़ता हुआ उन्होंने फिर से खरीदारी की सलाह दे दी है। जो लक्ष्य पहले 2,500 का रखा गया था, उसको बढ़ाकर 2,800 का कर दिया है। मतलब मौजूदा भाव से और 25% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। उनका मानना है बेहतर ग्रोथ, वाइडर मार्जिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए इसमें खरीदारी जरूर करनी चाहिए। तो सभी स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे और देखना होगा इन्फोसिस स्पेशली कितना और भागता है। लेकिन 7 अप्रैल को RBI क्रेडिट पॉलिसी जारी करेगी। सबकी नजर है कि क्या इस बार रिजर्व बैंक दरें घटाएगा या नहीं। देश के दिग्गज बैंक के मुताबिक अप्रैल में हो सकता है कि दरें ना घटे, लेकिन आगे 1/4 से आधे % की कटौती की गुंजाइश जरूर दिख रही है। Itself में होगा कि नहीं, I don't think so, because we've had, as you said, unseasonal rain. With unseasonal rain, RBI may want to wait a little while, see what the impact it has on inflation numbers, and then take a call. Cost of funds change over a period of time, because this is only on incremental funding. जो नई जो funding जो ले रहे हैं, उस पे costs come down. But on the existing funding, cost doesn't come down straight away. So थोड़ा time लगता है. You'll have to give it little time, maybe a few days, maybe a few weeks, but sooner or later it will happen. और दूसरे बैंकों की ओर से भी कर्ज सस्ता करने के संकेत मिलने लगे हैं। ICICI और HDFC बैंक ने चुनिंदा मैच्योरिटीज पर बल्क डिपॉजिट दरों को 1/4% कम कर दिया। ICICI बैंक ने 121 और 151 दिन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की जमा पर ब्याज दर 8.25% से घटाकर 8% कर दी है। इससे पहले एक्सिस बैंक ने भी डिपॉजिट दरों में इतनी ही कटौती की थी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनाइटेड बैंक ने भी डिपॉजिट दरों में कटौती की थी। माना जा रहा है कि डिपॉजिट दरों में कटौती के बाद कर्ज की दरें भी कम हो सकती हैं।
और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाने के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने संस्थाओं और एचएनआई से पैसा जुटाने के लिए ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया है। इसके लिए नियमों में राहत दी जाएगी, लेकिन इसमें रिटेल निवेशक निवेश नहीं कर सकेंगे। कंपनियों को रकम जुटाने से पहले पूरा डिस्क्लोजर देना होगा। सेबी ने सभी पक्षों से 20 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज कमोडिटी मार्केट की क्या रणनीति होनी चाहिए। याद रखिए, लगातार तीसरे दिन जहां पर कच्चे तेल में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, और ऐसे में करेंसी मार्केट की स्थिति क्या है, इस सब पर होगी नजर आगे। और जायजा लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन बिकवाली का माहौल है। नाइमेक्स पर भाव $49, इनफैक्ट $48 के नीचे ट्रेड करते हुए, और आप ब्रेंट क्रूड देखिए, इसने $56 का साथ छोड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी तेल भंडार में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ सकता है, और ये एक ट्रिगर जरूर है क्रूड में भारी भरकम गिरावट आने का। और साथ ही हम जो देख रहे हैं, ईरान से संकेत आ रहे हैं, वो भी इन प्राइसेस को नीचे की ओर लेकर जा रहा है। करेंसी मार्केट के ट्रेड के लिहाज से डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ। कल के सत्र में 62-67 डॉलर पर बंद हुआ। हमारे साथ कोटक कमोडिटीज के धर्मेश भाटिया है। धर्मेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चा तेल जो डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में है, क्या आगे और गिरावट आएगी? आज इसने $48 का साथ छोड़ा है एशियन ट्रेड में। गुड मॉर्निंग हर्षदा। अगर आप देखें तो कच्चे तेल में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही आ रहा है मार्केट में, और जो वॉर का न्यूज आई थी उसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी स्पाइक देखने मिली थी। काफी सारे शॉर्ट कवर हुए थे प्राइस में। फिर अगर आप देखें तो मेजर ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू ही है, और प्रोडक्शन जब तक कट नहीं होगा तब तक तो मुझे लगता नहीं मार्केट में कोई बड़ी लंबी तेजी आएगी। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों से कि कोई भी उछालाते यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $45 के स्तर देख सकते हो। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो इसका प्रीवियस बॉटम है 27,500 का, मार्केट वहां पे थोड़ा संभल सकता है, तो बिकवाली हावी रहेगी। ओके, और दूसरी कौन सी कमोडिटीज है जहां पर आपको लग रहा है आज के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है, तेजी या फिर मंदी की? देखिए, मैं रेकमेंड करूंगा सोने में बिकवाली की कर सकते हैं। अगर आप देखिए कल के सत्र में सोना ऑलमोस्ट ₹300 लुढ़क चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1180 का स्तर है, जो काफी क्रूशल सपोर्ट है, जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ब्रीच कर सकता है। जब तक इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है तो वॉलेटिलिटी काफी रहेगी, बट मेजर ट्रेंड मंदा का ही है। तो निवेशकों से रेकमेंड करूंगा कि आप सोने और चांदी दोनों में बिकवाली करके चल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। सोने चांदी में पोजीशंस शॉर्ट की ही रखें, और कच्चे तेल में आगे कुछ और नरमी की पूरी संभावना है। शुक्रिया धर्मेश इस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल ट्रेड रहेगा। कमोडिटी मार्केट के लिए कुछ और नरमी की संभावना पूरी तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच चीन की ई कॉमर्स कंपनी Alibaba.com के फाउंडर और चेयरमैन जैक मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात में देश के छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। Alibaba दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक है। हाल ही में कंपनी अमेरिका में आईपीओ लाई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा इशू रहा। इसमें Alibaba ने करीब $25 बिलियन जुटाए थे, जिसके बाद ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी बन गई है। लेकिन खास बात यह है कि जैक मा ने भारतीय स्टार्टअप्स में भी काफी इंटरेस्ट दिखाया है। और CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2015 फिर आ रहे हैं धूम मचाने, और इस बार है देश के सबसे पुराने रियल एस्टेट अवार्ड का 10वां साल। CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2015 के नॉमिनेशंस का आज से हो रहा है आगाज, लेकिन ये साल होने वाला है कुछ खास, क्योंकि इस बार CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड पूरे कर रहे हैं अपने 10 साल। जी हां, पिछले 10 सालों से ये है देश का सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित रियल एस्टेट सम्मान, और अपने 10वें साल में ये होगा और भी खास। अगर आप भी एक क्वालिटी डेवलपर हैं और चाहते हैं कि आपका बेहतरीन काम सबके सामने आए, तो CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2015 के नॉमिनेशन के लिए आप भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको करना है बस एक SMS, और आप बन सकते हैं इस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा। तो उठाइए अपना
मोबाइल फोन टाइप कीजिए REA और भेज दीजिए इसे 51818 पर। आपका मैसेज मिलते ही हमारी नॉमिनेशन टीम आपसे संपर्क करेगी। और इसी के साथ सुबलक्ष्मी में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन फिर से चुस्ती वाला हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज बेहद पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव हमारे कैप्टन्स हैं ट्रेडिंग आइडियाज के साथ स्टॉक 2020 के लिए। नीरज हमारे साथ है। नीरज, एक और तेजी का दिन। बिल्कुल हर्षदा, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज ऐसा लग रहा है कि कल की जो शानदार रैली थी वो जारी रहेगी, क्योंकि तमाम सारे संकेत दुनिया भर से अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि जानी चाहिए कि आज भी छोटे मझोले शेयरों में एक शानदार रैली देखने को मिलेगी। तो उसी हिसाब से हमने अपनी टीम को भी स्ट्रेटेजाइज किया है। स्टॉक्स बहुत ही स्पेसिफिक है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं।